7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान हो रहा है। इनमें सबसे ज्यादा 4 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की 3 तो उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर सहित कई दिग्गज और कुछ नए चेहरे भी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किन राज्यों में उपचुनाव है, ये चुनाव क्यों हो रहे हैं, अभी ये सीटें किसके पास है, सभी 13 सीटों पर समीकरण कैसे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 13 सीटों के उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम क्या है। चुनाव की अधिसूचना 14 जून को जारी हो गई थी। 21 जून तक तमाम उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 24 जून को नामांकन की जांच हुई और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून रही। उपचुनाव के लिए मतदान 10 जुलाई को हो रहा है और मतों की गिनती 13 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक उपचुनाव की प्रक्रिया 15 जुलाई से पहले पूरी होनी है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में ये उपचुनाव हो रहा है। दरअसल जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उनमें बिहार की रुपौली, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बागदा और मानिकतला, तमिलनाडु की विक्रवंडी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर, पश्चिम और हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीट शामिल है। जिन सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान है, पिछली बार इनमें से बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 3-3 सीटें जीती थी। दूसरे स्थान पर कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। वहीं टीएमसी, बसपा, जेडीयू, आप और डीएमके के एक-एक उम्मीदवार विजयी हुए थे। आइए अब आपको बताते हैं कि सभी 13 सीटों पर समीकरण कैसे हैं। तो पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर चुनाव है, जिनमें रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बागदा और मानिकतला शामिल है। टीएमसी ने 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव में मानिकतला सीट जीती थी। वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने रायगंज, रानाघाट, दक्षिण और बागदा में जीत हासिल की थी। बाद में बीजेपी के विधायक टीएमसी में चले गए। फरवरी 2022 में मौजूदा टीएमसी विधायक साधन पांडे की मृत्यु की वजह से मानिकतला उपचुनाव हो रहा है। टीएमसी ने साधन पांडे की पत्नी सुप्ती को इस सीट से मैदान में उतारा है। सत्तारूढ़ पार्टी ने रायगंज से कृष्णा कल्याणी और रानाघाट दक्षिण से मुकुटमणि अधिकारी को मैदान में उतारा है। मथुआ बहुल निर्वाचन क्षेत्र बागदा में टीएमसी ने मथुआ ठाकुर बाड़ी की सदस्य और पार्टी की राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर की बेटी मधुपर्णा ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कृष्णा कल्याणी, मुकुटमणि अधिकारी और विश्वजीत दास ने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को मानिकतला से, मनोज कुमार विश्वास को रानाघाट दक्षिण से, विनय कुमार विश्वास को बागदा से और मानस कुमार घोष को रायगंज से मैदान में उतारा है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जिनकी 3 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव है। ये सीटें 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर के 22 मार्च को सदन से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। इन तीनों ने 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। बाद में ये विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी ने पूर्व विधायकों को उनकी सीटों से मैदान में उतारा है। राज्य की 3 सीटों पर कुल 13 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। देहरा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। उनका मुकाबला बीजेपी के होशियार सिंह से है। होशियार सिंह उन 9 विधायकों में से एक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया था। सीएम सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा से है। वहीं नालागढ़ में पूर्व निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा से है। बीजेपी ने बागी हरप्रीत सैनी के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और हरप्रीत निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां मंगलौर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछले साल अक्टूबर में बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है। मुस्लिम और दलित बहुल मंगलौर सीट पर बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है और इस सीट पर पहले कांग्रेस या बसपा का कब्जा रहा है। इस बार बसपा ने अंसारी के बेटे
उबैदुर रहमान को कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन के खिलाफ उतारा है। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर करतार सिंह भड़ाना भी मैदान में है। राज्य की एक अन्य विधानसभा सीट बद्रीनाथ पर भी उपचुनाव है और ये सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस साल मार्च में इस्तीफा देने और बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई है। बद्रीनाथ में बीजेपी के राजेंद्र भंडारी और कांग्रेस के नए उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला के बीच सीधा मुकाबला है। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद इस सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इस चुनाव को मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। शीतल अंगुराल के आप विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई। इस सीट पर बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। उपचुनाव के लिए 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कुल 1,72,000 मतदाता यहां पर हैं। वहीं सत्तारूढ़ आप ने पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व विधायक भगत चुन्नीलाल के बेटे मोहिंदर भगत को मैदान में उतारा है। भगत पिछले साल बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने सुरेंद्र कौर पर दांव लगाया, जो जालंधर के पूर्व वरिष्ठ उप महापौर और 5 बार नगर निगम पार्षद रह चुकी हैं। वहीं रविदासिया समुदाय की प्रमुख दलित नेता हैं। बीजेपी ने अंगुराल को मैदान में उतारा है, जिन्होंने मार्च में आप छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। उन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आप के टिकट पर यह सीट जीती थी। अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां रुपौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को अगर देखें तो वो हाई प्रोफाइल बन चुका है। ये सीट जेडीयू विधायक बीमा भारती के इस साल मार्च में इस्तीफा देने और राजद में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। रुपौली विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीमा भारती राजद की प्रत्याशी हैं इस बार। दूसरी तरफ इस सीट पर एनडीए की ओर से जेडीयू ने कलाधर मंडल को टिकट दिया है। वहीं लोजपा से बागी होकर शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट पर जीतने वाले निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं और इसकी वजह से यहां पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीमा इस सीट से 2020 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर विधानसभा सदस्य बनी थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा सीट से राजद उम्मीदवार थी और इस चुनाव में उन्हें निर्दलीय पप्पू यादव से हार का सामना करना पड़ा था। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है। 2023 में यहां से कांग्रेस के टिकट पर कमलेश शाह ने विधायकी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। उनके इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी ने कमलेश शाह को टिकट दिया है। कांग्रेस ने उनके सामने धीरेन शाह को उम्मीदवार बनाया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवीराम भलावी के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। 2023 के विधानसभा चुनावों में अमरवाड़ा समेत छिंदवाड़ा की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में विजयी परचम फहराया था और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रभाव वाली इस सीट पर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी पहली परीक्षा होने जा रही है। तमिलनाडु में विक्रमंडी विधानसभा सीट का उपचुनाव भी बेहद खास है। 6 अप्रैल को डीएमके विधायक एन पुंगजयंती के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। डीएमके ने अन्नियुर शिवा को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के सहयोगी पीएमके ने सी अंबुमणि को उम्मीदवार बनाया है, जबकि तमिल समर्थक पार्टी एनटीके ने डॉक्टर अभिनय को मैदान में उतारा है। तीनों उम्मीदवार वन्नियार समुदाय से आते हैं। उधर एआईएडीएमके ने विक्रमंडी विधानसभा से उपचुनाव का बहिष्कार किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।